Good afternoon, students. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Okay, I think हो गए हैं कनेक्ट सभी। करें शुरू फिर? Yes, ma'am. ठीक है। तो हमने देखो अपने इंडिया फॉरेन ट्रेड पढ़ रहे थे। ठीक है, इंडिया के फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार में हमने उसका वॉल्यूम पढ़ लिया था। ठीक है, और उसका हमने कंपोजिशन पढ़ लिया था। कंपोजिशन में हमने बात की थी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, यानी कि आयात निर्यात में किन किन वस्तुओं का मेन रोल रहता है, यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट हैं उनमें कौन कौन से मेन गुड्स हैं जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं और कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनका हम मेनली इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। अब इसके बाद अगला टॉपिक है आपका कि चेंज इन कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आफ्टर 1991, कि 1991 के बाद से जो भारत का विदेशी व्यापार है उसमें क्या चेंजेस आए। ठीक है, यानी कि 1991 में, अब हम 1991 क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि 1991 में हमने क्या बात करी थी कि हमारी जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई थी, है ना, जो लिबरलाइजेशन प्राइवेट एलपीजी की जो हम बात करते हैं, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो उसके बाद से क्या चेंज आया इंडिया के फॉरेन ट्रेड में वो हमें अब देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट में कितना चेंज आया और उसके बाद हम देखते हैं कि इंपोर्ट में क्या चेंज आया। ठीक है, तो अगर हम पहले देखें कि एक्सपोर्ट में क्या चेंज आया, तो सबसे पहला चेंज ये आया कि हमारे जो एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज था, यानी कि जो टोटल गुड्स जो एक्सपोर्ट हो रही थी उसमें एग्रीकल्चर का पहले ज्यादा रेशो रहता था। ठीक है, यानी कि जितने भी अपने हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का रहता था। लेकिन आफ्टर 1991 यानी कि 1991 के बाद से क्या हुआ कि इसका जो रेशो है ना, इसका जो परसेंटेज है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हुआ। 1991 में अगर हम पूरे अपने एक्सपोर्ट की बात करें तो कुल निर्यात का 21% भाग हम क्या करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का करते थे। लेकिन 2016-17 का देखें तो ये सिर्फ 12.3% रह गया। हुआ क्यों ऐसा, इसका मेन रीजन ये है कि भाई देखो उस टाइम से लेकर यानी 1991 से लेकर अब तक में हमारी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है हमारी। ठीक है, तो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा यानी कि उसकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड अगर, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे खुद के जो डोमेस्टिक डिमांड है, हमारी जो घरेलू मांग है वो ही अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा अपनी गुड्स नहीं बचेंगी। ठीक है, यही रीजन था कि आपके जो अब और ये कहेंगे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट कम हुआ है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, आवाज आ रही है ना सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात करी कि जो आपके परंपरागत वस्तु है, जो कन्वेंशनल आइटम्स जिनका हम पहले ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे उनको अब हम नहीं इतना एक्सपोर्ट करते। जैसे कि आपके जो पहले हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे जैसे कि चाय, जूट, ठीक है, और ये कृषि पदार्थ, ये मतलब जो ये सारी जो खनिज पदार्थ, इन सब का हम मेनली पहले एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन और उस टाइम पे इन सभी का पार्ट कितना था, 31% था, यानी कि टोटल इंपोर्ट का, सॉरी टोटल एक्सपोर्ट का, टोटल निर्यात का 21% भाग हम इन वस्तुओं का करते थे। ठीक है, लेकिन अब 2012-13 में ये घट के 14% ही रह गए थे। क्यों रह गए थे, वही मेन रीजन यही था कि इनका जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है यानी कि घरेलू जो उपभोग है वो ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए अब हमारे पास इतना गुड्स अब लेफ्ट नहीं रहता कि हम उसको क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात करी कि जो तैयार माल है यानी कि जो मैन्युफैक्चर गुड्स है उनके प्रतिशत में वृद्धि हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि देखो औद्योगिकरण के बाद जब हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसके बाद से क्या हुआ है हमारा उसके बाद से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से क्या हुआ है कि जो मैन्युफैक्चर गुड, जो तैयार माल होता है, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है आप कंट्री में कितना ही कंजम्पशन कर लोगे। तो इसीलिए क्या हुआ है कि मैन्युफैक्चर गुड्स का जो परसेंटेज है एक्सपोर्ट के उसमें, एक्सपोर्ट में जो हमारा इसका परसेंटेज है वो बढ़ा है। ठीक है, कितना बढ़ा है कि 1970-71 में ये 56% था और अब ये कितना हो गया, ये कम होकर लिख दिया है यहाँ पे इन्होंने, कम होकर नहीं बढ़कर आएगा
ठीक है, ये 73.6%, यानी कि जितना टोटल हमारा एक्सपोर्ट है उसमें 73.6% पार्ट तो मैन्युफैक्चर गुड का ही है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे जो जेम्स और रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इनके एक्सपोर्ट में भी, इनका एक्सपोर्ट भी क्या करते हैं, इनका भी रेशो बढ़ा है। ठीक है, पहले हम देखो जूट, चाय वगैरह इनका ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब उनकी जगह पे ज्यादा एक्सपोर्ट हम ये जो हमारे जेम्स होते हैं, यानी कि जो हमारी ज्वेलरी होती है, गहरा जिसे हम बोलते हैं, जो और जो हमारे रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम भारत में देखो लिखा हुआ, भारत के कुल निर्यात में जवाहरात का स्थान दूसरा तथा सिले सिलाई कपड़ों का स्थान तीसरा है। यानी कि अच्छा, अब मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था करने के लिए, किया आप लोगों ने? मैंने आप लोगों को बोला था कि इंडिया के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो पता करके आना, कहा था ना? Yes, ma'am. तो किस किसने पता किया? किसी ने किया या मैम नहीं किया? आपने बस 3 कंट्री ही बोली थी, कौन सी 3 कंट्री हैं जो? हाँ तो तीन, तो वही तो तीन बताओ, वही तो पूछ रही हूँ। चाइना, मैक्सिको और वियतनाम में। ओके, और बाकी सारे कहाँ हैं बाकी सब? जरा वीडियो ऑन करो सभी अपनी, वीडियो ऑन करो सभी। हाँ जी, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको सीरियस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, पता है बताओ। मैंने बोला सभी वीडियो ऑन करेंगे, मतलब सभी वीडियो ऑन करेंगे। छोटा सा काम दिया था, किस किसने किया पहले तो ये बता दो अब जल्दी से। और जो वीडियो ऑन नहीं करें भले में एक क्लास छोड़ के जा सकते हैं। सुन रहा है नहीं सुन रहा आप सभी को? सुमन, कन्नू, मेघा, रुचि, रेखा, गरिमा, एकता, पुष्पा, रिया, अब सभी के नाम ले लेके बोलना पड़ेगा। अंशुल, प्रीति, प्रभा, रितु। छोटा सा काम दिया था कि 3 कंट्री मेन पता करनी है जिनके साथ हम मेनली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, यानी कि अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन है ज्यादा, मेनली टॉप 3 कंट्रीज पता करनी थी। और जिसमें कि 2 दिन फिर आपकी क्लास नहीं लग पाई है, और फिर भी ये हाल है। सीरियस नहीं ले रहे हो आप चीजों को, सिलेबस पूरा करने की लगी है बस, उसको पढ़ भी लेना चाहिए, कोई फायदा नहीं होगा ऐसे सिलेबस पूरा करने से। कल सभी पता करके आएंगे, ठीक है ना? इंडिया के टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन है। अब आगे पढ़ो। ठीक है, वीडियो ऑफ कर सकते हो अब आप सभी अपनी, क्योंकि पता है देखो बात ऐसी है कि जो आपको इस चैप्टर में डाटा लिखना है ना, यानी कि ये देखो ऑब्वियसली बात है कि इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, ये चीज नहीं याद रहेंगी। कुछ भी कितना याद कर लेना, कितने रट्टे लगा लेना तुम लोग, लेकिन ये चीज नहीं याद रहेंगी। लेकिन जो ये मेन मेन बातें हैं ना, कि जैसे कि टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर कौन है अपने, ठीक है, मेन कौन कौन सी चीजों का हम एक्सपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी चीजों का मेनली इम्पोर्ट करते हैं, ये चीजें तो कम से कम ये तो आपको याद करनी ही करनी है। इसीलिए बोल रही हूँ कि पता कर लो इन चीजों को। अब जब आप इसमें लिखोगे कि मेनली हम एक्सपोर्ट किस किस चीजों का करते हैं, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि 1991 से के बाद से अब में जितना एक्सपोर्ट में चेंज आया, तो उसमें ये तो बताओगे ना कि हमारे फिलहाल ट्रेडिंग पार्टनर यानी कि एक्सपोर्ट हमारे सबसे ज्यादा किस कंट्रीज की तरफ जाते हैं। अब सभी तो नहीं याद होंगे ऑब्वियसली बात है, लेकिन एटलीस्ट टॉप 3 कंट्रीज आप याद कर सकते हो। और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाली जो कंट्रीज है ना, उनमें ज्यादा चेंज नहीं है।
1-2 कंट्री का ऊपर नीचे है बस, और इस चैप्टर में लिखना ही ये सब है आपको, तो ये चीजें तो पता होनी चाहिए, तो इसलिए प्लीज प्लीज कर लो ले, एक जगह लिख के रख लो, या फिर इस चैप्टर में जैसे ऊपर ई बुक में आपका स्पेस खाली होते हैं यहाँ पे लिख लो अपना। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की हमने बात करी कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है जो कृषि निर्यात है उसमें वो काफी कम हुए, ठीक है। अब उसके अंदर भी यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में भी क्या हुआ है कि काफी ज्यादा चेंज आया, उसकी कंपोजिशन में काफी चेंज आया, उनकी यानी कि उसकी संरचना में काफी चेंज आया। क्या चेंज आया, इन्होंने जैसे बताया कि 1950-60 के टाइम पे चाय सबसे मतलब चाय दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी जिनको हम निर्यात करते थे, ठीक है। और ये नौ में उस टाइम पे इसका टोटल में कम से कम 20% है, लगभग लगभग 20% भाग था। लेकिन 2016-17 में, ठीक है, अगर हम अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट देखें तो चाय का रेशो सिर्फ 0.3% रह गया, ठीक है। अब अगर हम ज्यादा बात करें तो ज्यादा हमारे जो समुद्री पदार्थ होते हैं यानी कि समुद्र से जो हमें मेनली प्राप्त होते हैं उस उनकी तरफ चला जा, मतलब जो हमारा फोकस है, जो हमारा कंपोजिशन है, अब उसमें वो उनका रेशियो ज्यादा हो गया है। चावल के निर्यात जैसे कि हमारे अब यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो यही सारी चीजें आपको इस पूरे चैप्टर मतलब इन चीजों में, पूरे चैप्टर में तो नहीं बट इन चीजों में आपको बतानी है। जैसे कि आपने पहला बोल दिया कि कृषि और जो उसके संबंधित वस्तु होती हैं उनका अब हम कम एक्सपोर्ट करते हैं। कृषि के खुद में ही जो निर्यात की जो संरचना थी, ठीक है, वो चेंज हो गई है। जैसे कि पहले चाय ज्यादा करते थे, अब चाय इतनी नहीं हम कर इतनी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है आपका जैसे कि जो इंजीनियरिंग वस्तुएं होती हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं, इनका भी जो हमारा कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट में परसेंटेज बढ़ गया है, ठीक है। ये जो सर्विस सेक्टर था पहले, हम क्या था हमारा जो मेनली जो अगर हमारे एक्सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी एरिया से रिलेट करते थे। पता है ना सभी को, प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र आपके 3 क्षेत्र यस होते मैम। हैं आपके, सभी को पता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड यस। टर्शियरी, प्राथमिक यस माध्यमिक, मैम। है ना, हाँ तो ठीक है। तो अब जो पहले सेवाओं का इतना रोल नहीं होता था एक्सपोर्ट में, लेकिन अब इसका काफी ज्यादा परसेंटेज बढ़ गया है, ठीक है। इसका 2015-16 का डाटा दे रखा है कि कुल निर्यातों में सेवाओं का हिस्सा कितना हो गया, 36.5% इसका हो गया है। अब इसका अगर हम अपने अगर हम इसमें कंपोजिशन की बात करें ना कि प्राइमरी गुड्स का, सेकेंडरी गुड्स का कितना करते हैं और टर्शरी गुड्स का कितना करते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि सेवाओं का प्रतिशत ज्यादा है आपका बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कि जो टर्शरी सेक्टर है यानी कि जो सर्विस सेक्टर है वो आपका डे बाय डे काफी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस आपके एक्सपोर्ट्स में बढ़ रही है। वैसे ही अगर हम अपने इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी कि पहले देखो पहले हम क्या करते थे, सभी को पता है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में सभी को पता है। हरित क्रांति से पहले हम अपने जो फूड यानी कि जो देखो हमारी जो कंट्री है ना वो क्या है, सभी को पता है कि कृषि प्रधान देश बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे कृषि प्रधान भी बोला जाता है कि काफी ज्यादा लोग आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से एग्रीकल्चर सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है, सभी काफी ज्यादा लोग, ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद भी हम जब हम ये कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान था उस टाइम पे, और अभी भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता था कि अपने कंजम्पशन के लिए ना इसको अनाज को बेसिकली क्या करना पड़ता था, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर जो था ना वो इतना डेवलप नहीं था, इतना एफिशिएंट नहीं था कि हमारी कंजम्पशन डिमांड को यानी कि हमारी मांग को क्या कर सके, उसको पूरा कर सके। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता था, उसको उस टाइम पे अपने सीरियल्स को भी हमें क्या करना पड़ता था यानी कि अनाजों को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जब आप सभी को पता है हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति के बाद से यानी कि 1960-61 के बाद से ही, ठीक है, हरित क्रांति का जो टाइम था अपना 1960s वाला, उसके बाद से क्या हुआ है, हम अपने काफी ज्यादा सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बने हैं, ठीक है। और अब जो क्या, अब तो देखो ऑब्वियसली बात है, हमने जैसे अभी बात की है कि राइस का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है हमारे, ठीक है। तो यही और अब तो क्या, एक टाइम था जब हमारे इंपोर्ट्स हम इनका ज्यादा कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे हम इनका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये इसमें चेंज आया है, ठीक है, 1981 के बाद से। उसके बाद जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, यानी कि कृषि जनित कच्चे माल, जैसे कि जूट, कपास, यानी समझ में आ रहा है ना, कृषि जनित कच्चा माल मतलब कि कच्चा माल
जो कि एग्रीकल्चर से प्रोवाइड हो रहा है हमें, ठीक है, एग्रीकल्चर से मिल रहा है, ठीक है। यानी कि कॉटन बनाने के लिए जैसे कपास चाहिए, ठीक है, और जैसे जूट वाली चीजों के लिए तो जूट भी ऐसे कच्चे माल के तो रूप में चाहिए कि आपको, तो इनका हमें क्या बोलते हैं, इनका रेशो बढ़ा हमारे इंपोर्ट में। क्यों बढ़ा? क्योंकि देखो जैसे कि आप सभी को पता है जूट मेनली बांग्लादेश वाले रीजन में है ना। तो अब बांग्लादेश चला गया कहाँ पे, मतलब पहले तो बांग्लादेश अपने इंडिया में ही था, ठीक है। तो अब ऑब्वियस ये बात कहेंगे कि जूट के में हमारा काफी ज्यादा रेशो रहा है, यानी कि जूट प्रोडक्शन में। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई ऑब्वियस जब जब आफ्टर पार्टीशन, जब इसका पार्टी हमारे देश का पार्टीशन हो गया तो बांग्लादेश अलग हो गया, और काफी ज्यादा जो अपना रीजन था ना वो जूट जो प्रोडक्शन वाला वो बांग्लादेश में चला गया। तो इसीलिए क्या करना पड़ा हमें, जो रॉ मटेरियल है वो क्या करना पड़ा, वहां से हमें इम्पोर्ट करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद है इसने बोला कि जो आपके खाने के तेल यानी कि जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, खाने का तेल जो होता है इसका भी एक सेकंड रुकना, मैं चार्ज लगा दूं, ठीक है। इसका भी आपका जो इम्पोर्ट है काफी ज्यादा इसमें वृद्धि हुई है। क्या वृद्धि क्यों हुई है? एक तो देखो जो आपकी जनसंख्या बढ़ी उसके कारण, दूसरा जो WTO है ना उसके अकॉर्डिंग क्या है कि WTO के अनुसार जो सरकार जो होती है, ठीक है, हाँ, इन्होंने हमने जैसे पहले रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रखे थे कि इससे ज्यादा का आप इंपोर्ट नहीं करोगे, लेकिन WTO ने उस रिस्ट्रिक्शन को खत्म करवाया और इसके कारण भी हमारे जो एडिबल ऑयल्स होते हैं यानी खाने के तेल के जो होते हैं, जो खाने के तेल होते हैं उनका आयात बढ़ा है, ठीक है। पेट्रोलियम भी क्या हुआ है आपका, पेट्रोलियम के भी आयात आपके बढ़े हैं, आपको दिखा रखा है कि 1981 में ये 5,002 यानी कि 5,264 करोड़ थे, ठीक है। उसके बाद ये 10,816 करोड़ हो गए, यानी कि इतने का हम आयात करते हैं पेट्रोलियम। मेन रीजन क्या है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है जो पेट्रोलियम है जो होता है उसका क्या उसका यूज होता है किसमें, यातायात ट्रांसपोर्ट में भी, यानी कि यातायात और उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज में भी, और आपका ट्रांसपोर्टेशन में भी पेट्रोल का यूज होता है। लेकिन अब बात ये, सॉरी, हाँ, ठीक है, अब इनका वहां यूज होता है। तो अब जैसे अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी उनकी जो यानी कि यातायात साधनों की और जो आपकी इंडस्ट्रीज है उनकी डिमांड ज्यादा होगी, तो पेट्रोलियम की मांग ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद है, अब देखो इसने यहाँ पे दिया कि प्रेशियस स्टोन्स जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं यानी कि जो आपके बिना तराशे हुए जवाहरात, यानी कि जैसे कि जो स्टोन्स वगैरह नहीं होते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, घरों में सब पहनते भी हैं, जो स्टोन्स वगैरह यूज होते हैं आपके, जैसे कि हीरा मोती पन्ना वगैरह जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे इंडिया का अब सेकंड नंबर पे स्थान है अब, ठीक है, उनका अब। लेकिन बात ये है कि ये क्लास खत्म होने के टाइम पे कौन आ रहा है अब, नहीं है, ठीक है। अब लेकिन बात ये कि इनके बड़े क्यों है, मतलब इनका आयात बढ़ा क्यों है, क्योंकि मैंने आप लोगों को देखो उस दिन भी आप लोगों को शायद मैंने एक लास्ट क्लास में बात बताई थी कि हम जो बिना तराशे हुए जवाहरात होते हैं यानी कि जो अनकट आपके जो स्टोन्स होते हैं इनका इंपोर्ट करके और उसके बाद इसको बना के यानी कि इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करके और फिर हम इसे जो बोलते हैं तैयार माल हम इसको बेचते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकना गाइस। हाँ जी, ठीक है। तो हम इसको तैयार माल हम इसका बेचते हैं, तो इस और देखो ऑब्वियसली बात है अब पहली बात ये कि तैयार माल हम क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि जो इंडिया का जो श्रम है यानी कि जो लेबर है वो काफी सस्ता है, ठीक है। दूसरी बात जो हमारी उदारवादी नीति है उसके कारण भी हमारे आयातों को काफी प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। और अगर और तीसरी बात ये कि अगर हम इन सामान को अपना मतलब तैयार माल को फिर उसके बाद तैयार माल करते हैं यहाँ पे और उसके ऊपर अगर हम और मेकिंग चार्जेस लगा के उसको बेचते हैं तो इससे हमारे निर्यात बढ़ेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद है आपके जो इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स
जो आपका पूंजीगत पदार्थ होते हैं, यानी जैसे कि जो मशीनरी हो गई, बिजली यंत्र वगैरह हो गए, तो इसके कारण इनका भी इंपोर्ट बढ़ा है। इंपोर्ट बढ़ा क्यों बढ़ा? क्योंकि आपके क्या हुए हैं, उद्योगिक विकास हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से ये सारी इंपोर्ट इन सभी चीजों का आपका बढ़ा है। ठीक है, फिर जैसे आप लोगों ने बात की, हम सभी ने अभी बात करी थी कि हरित क्रांति के बाद, अब हरित क्रांति में क्या चाहिए था हमें? मेनली हरित क्रांति में आप सभी को पता है फर्टिलाइजर्स वगैरह का काफी यूज हुआ था, रासायनिक खाद वगैरह का, तो इसीलिए भी इनका फर्टिलाइजर्स का भी इंपोर्ट काफी बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद गैर परंपरागत वस्तुएं, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, कागज हो गए, गन्ने हो गए, रसायने हो गई, इन सभी का भी आयात काफी ज्यादा बढ़ा है। तो अब मेनली ये बढ़ने का रीजन क्या है? आपकी मेनली पॉपुलेशन का बढ़ना। ठीक है, ये थे आपके कि आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या चेंज आए हैं। उसके बाद ये दे रखा है, ये आप लोगों को करना है कि डायरेक्शन, ये जो मैंने आप लोगों को बोला था ना टॉप 3 कंट्रीज पता करने के लिए, ये वही वाली चीज है कि मेनली हम हमारे जो इंडिया के फॉरेन ट्रेड में हमारा जो यानी कि जो अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो ये जो कंट्रीज मेन इन्होंने लिखी हुई है कि इनसे हमारा कितना कितना परसेंट हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि अगर हमारे टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें से 3.8% तो हमारा यूके को जाता है, 15.3% हमारा यूएसए को जाता है। ठीक है, तो ये सारे वो चीजें आपके लिख रखी हैं। ऐसे ही आपके इंपोर्ट की लिख रखी हैं कि इसमें देखो जैसे कि ज्यादा ये डेवलपिंग कंट्रीज के नाम से इन्होंने दे दिया, इसकी बजाय आप स्पेसिफिकली कंट्रीज के नेम याद करोगे कि कौन सी कंट्री के साथ आपका ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और दे रखी है, ये रहा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ जब हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला चैप्टर किया था, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में अभी तक सिर्फ और सिर्फ मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद से बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कि भुगतान जो शेष, व्यापार शेष है, सॉरी नॉट भुगतान शेष, व्यापार शेष जो है ना वो लगातार घाटे में चला आ रहा है। ठीक है, हाँ, 1972-73 में एक बार ये आपका अनुकूल हुआ था, यानी कि फेवरेबल हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से ये क्या हुआ, ये आपका प्रतिकूल हो गया था, यानी कि अनफेवरेबल हो गया था। फिर 1976 और 77 में एक बार दोबारा से अनुकूल हुआ था, एंड देन उसके बाद फिर से आपका प्रतिकूल हो गया। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अगर अभी तक हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 बार आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल हुआ था। और ये भी मैंने आप लोगों को पहले बता रखा था कि फेवरेबल वाले जो ईयर्स है वो आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से ईयर में आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल हुआ था, यानी कि अनुकूल हुआ था, क्योंकि सिर्फ 2 ही बार हुआ है, तो इसीलिए आपको ये दोनों साल पता होने चाहिए, 1972-73 और 1976-77। ठीक है, मैम इसमें एक वर्ड आया है, कौन सा वर्ड बताओ? कैश व्यू कर्नल्स मैम, उसका मतलब क्या होता है? आवाज क्लियर नहीं है ममता, प्लीज दोबारा बोलना। मैम कैश व्यू कर्नल्स। एक सेकेंड ममता।